दोस्तों, ये एक ऐसे पिता की दर्द भरी कहानी है जिसने अपनी बेटी की खुशियों के लिए अपनी सारी जमा पूंजी और पुश्तैनी जमीन बेच दी थी, क्योंकि वो चाहता था कि शादी के बाद उसकी बेटी का जीवन खुशहाल हो। मगर वो नहीं जानता था कि उसका और उसकी बेटी का ये ख्वाब उन्हें बहुत जल्द एक ऐसे खौफनाक और डरावने रास्ते पर ले जाएगा जो उनकी बेटी के विश्वास और भरोसे को पूरी तरह से तहस नहस कर देगा। दरअसल दिल्ली की पालम कॉलोनी के साध नगर में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें घर के मुखिया सतबीर बरेला के अलावा उनकी पत्नी और 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम सोनिया और छोटी बेटी का नाम हर्षिता था। जहां बड़ी बेटी सोनिया की शादी हो चुकी थी, वहीं छोटी बेटी हर्षिता भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रही थी। सतबीर बरेला की केवल 2 बेटियां ही थीं। उनका कोई बेटा नहीं था। पिता सतबीर पेशे से एक ड्राइवर थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। बचपन से ही उनकी दोनों बेटियों में एक अलग ही तरह का लगाव था। कोई भाई ना होने के कारण छोटी बहन हर्षिता अपनी बड़ी बहन सोनिया को ही राखी बांधती थी। हर्षिता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद बीएड भी किया था। उसकी बड़ी बहन की शादी तो पहले हो चुकी थी, लेकिन फिर पढ़ाई पूरी होने के बाद साल 2023 में हर्षिता के परिवार वाले हर्षिता के लिए भी लड़का तलाश करना शुरू कर देते हैं और फिर मैट्रिमोनियल के जरिए हर्षिता के परिवार वालों को पंकज लांबा नाम का एक लड़का पसंद आ जाता है, क्योंकि पंकज लांबा देखने में भी ठीक ठाक था। साथ ही वो लंदन में जॉब भी करता था। वहां पर उसकी अच्छी खासी नौकरी थी, यानी पंकज पूरी तरह से लंदन में सेटल था। हालांकि पंकज का परिवार यहीं भारत में ही रहता था। दोनों परिवारों में बातचीत शुरू होती है और पंकज को पसंद कर लिया जाता है। हर्षिता और उसके परिवार वाले बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक दिन ये रिश्ता उनकी बेटी हर्षिता के लिए नर्क से भी बदतर बन जाएगा। इसके बाद 2023 में ही जब पंकज लांबा इंडिया आया हुआ था, उन दोनों की तुरंत ही कोर्ट मैरिज करा दी जाती है। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि पंकज लंदन में रहता था। इसीलिए हर्षिता के परिवार वालों को सबसे पहले वीजा अप्लाई करना था, ताकि हर्षिता की जब शादी हो तो वो अपने पति के साथ लंदन जा सके। लेकिन वीजा के लिए पति का नाम होना जरूरी था। इसीलिए वो लोग एक बार नहीं बल्कि 2 बार शादी करते हैं। पहले तो वो लोग साल 2023 में कोर्ट मैरिज करते हैं, जिसके बाद हर्षिता वीजा के लिए अप्लाई कर देती है। इसी बीच पंकज वापस लंदन चला जाता है और साल 2024 में पंकज फिर से इंडिया वापस आता है, क्योंकि एक तो हर्षिता का वीजा कंफर्म हो गया था और दूसरा उनकी शादी की तारीख भी तय कर दी गई थी। इसके बाद 22 मार्च 2024 को पूरे रीति रिवाज और सभी परंपराओं के साथ पंकज लांबा और हर्षिता बरेला की शादी हो जाती है। इस तस्वीर में हर्षिता की बहन उसकी नथ ठीक कर रही है, जिसमें हर्षिता लिखती है कि बड़ी बहन छोटी बहन के लिए कब मां बन जाती है ये पता ही नहीं चलता। इस शादी से परिवार वाले बेहद खुश थे। हर्षिता भी बहुत खुश थी। इसके बाद 30 अप्रैल को वो दोनों लंदन के लिए निकल जाते हैं। ये वही घर है जिसमें हर्षिता अपने पति पंकज के साथ लंदन में रहती थी। हर्षिता अपने माता पिता से हर दिन वीडियो कॉल पर बात करती रहती थी, लेकिन उसके घर वालों का कहना था कि अक्सर बात करते करते फोन बीच में ही कट जाता था। मगर अजीब बात यह कि हर्षिता के माता पिता भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। वो सोचते थे कि बेटी विदेश में है, शायद नेटवर्क इशू के कारण फोन कट जाता होगा। लेकिन फोन कटने के पीछे की वजह तो कुछ और ही थी। खैर, धीरे धीरे समय बीतता रहा और फिर चीजें इतनी ज्यादा खराब हो गईं कि कई दिन बीत जाते थे, मगर हर्षिता अपने घर वालों से बात नहीं कर पाती थी। और फिर एक दिन किसी तरह कॉल करके हर्षिता अपनी बहन सोनिया को बताती है कि उसका पति पंकज उसके साथ ठीक से नहीं रहता, वो उसके साथ मारपीट करता है। लेकिन फिर 29 अगस्त को पंकज ने हर्षिता को इतना ज्यादा पीटा कि हर्षिता ने नॉर्थहैम्पटनशायर पुलिस स्टेशन में अपने पति पंकज पर डोमेस्टिक वायलेंस का मामला दर्ज करा दिया। इस मामले में एक गवाह भी था। असल में उनके पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने पुलिस को बताया था कि उसने पंकज के घर से किसी महिला के रोने और चीखने की आवाजें सुनी थीं। वो महिला पुलिस को बताती है कि वो लोग फॉरेन लैंग्वेज में बात कर रहे थे। असल में वो दोनों पंजाबी लैंग्वेज में बात कर रहे थे। वो महिला कहती है कि वो लोग विदेशी भाषा में बात कर रहे थे, इसीलिए मैं कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उनके घर से चीखने चिल्लाने और लड़की के रोने की आवाजें आ रही थीं। इसके बाद जब हर्षिता अपने शरीर पर मारपीट के निशान और घाव दिखाती है तो इससे साफ हो जाता है कि पंकज लांबा हर्षिता को टॉर्चर करता है, उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करता है। लेकिन पंकज ने गुपचुप तरीके से जुर्माना भरकर इस मामले को रफा दफा करवा दिया था। हर्षिता की बहन सोनिया ने बताया कि इस मामले के बंद होने की जानकारी भी हर्षिता को नहीं दी गई थी। इसके बाद पंकज थोड़े दिनों तक तो हर्षिता से दूर ही रहता है। फिर धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाती हैं और उन दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। लेकिन पंकज का व्यवहार अब भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि हर्षिता जब कभी भी अपने माता पिता से बात करती थी और अगर पंकज उसे बात करते हुए देख लेता तो वो हर्षिता का फोन काट देता था। इसलिए जब भी हर्षिता अपने परिवार वालों से बात करना चाहती तो वो बेचारी बाथरूम में जाकर बात करती थी।
और फिर 10 नवंबर 2024 को हर्षिता अपने परिवार वालों को वीडियो कॉल करती है। उस दिन हर्षिता बहुत खुश थी। वो अपने घर वालों को बताती है कि पंकज ड्यूटी पूरी करके घर आने वाला है और मैं उसके लिए कुछ पकौड़े और साग बना रही हूं जो उसे बेहद पसंद है। इस पर उसकी बहन सोनिया ने उससे पूछा था कि तुम लोगों की तो लड़ाई हुई थी, अगर वो तुम्हारे साथ मारपीट करता है तो तुम वापस घर आ जाओ। लेकिन हर्षिता ने उससे कहा था कि दीदी अब सब कुछ ठीक हो चुका है। इसके बाद हर्षिता फोन कट कर देती है। लेकिन जब 11 नवंबर को हर्षिता के घर वाले उसे वीडियो कॉल करते हैं तो हर्षिता फोन नहीं उठाती है। इस बात से घर वाले परेशान हो जाते हैं क्योंकि एक दिन पहले यानी 10 नवंबर तक तो सब कुछ ठीक था। उन्होंने हर्षिता से वीडियो कॉल पर बात भी की थी। उस समय वो बहुत खुश थी। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हो गया था कि वो फोन भी नहीं उठा रही थी। उन्होंने सोचा कि हो सकता है वो लोग कहीं घूमने चले गए हों। लेकिन 12 नवंबर को भी हर्षिता के पिता ने उसे कॉल किया और जब हर्षिता ने उस दिन भी फोन नहीं उठाया तो उन्होंने परेशान होकर अपने दामाद पंकज लांबा को कॉल किया क्योंकि उन्हें पता था कि पंकज हर्षिता के साथ है। लेकिन पंकज ने भी फोन नहीं उठाया तो हर्षिता के परिवार वाले बहुत डर जाते हैं। उन्हें किसी अनहोनी का डर सताने लगा था। इसके बाद सतबीर बरेला ने पंकज के जानकार जो लंदन में ही रहते थे उनसे भी बात की, लेकिन वो लोग भी उनकी कोई मदद नहीं करते। इसके बाद हर्षिता के पिता लंदन में ही अपने एक जानकार जो सरदार थे उनको कॉल करते हैं, उसके सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरी बेटी कई दिन से फोन नहीं उठा रही है। अगर वहां आसपास कोई पुलिस स्टेशन है तो आप वहां जाओ और वहां पुलिस को सारी बात बताओ। सतबीर रोते हुए सरदार जी से कहते हैं कि मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं मेरी बेटी के साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। मेरी बेटी फोन नहीं उठा रही है। खैर सरदार जी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। इत्तेफाक से वहां पर उन्हें एक पंजाबी सरदार पुलिस वाला टकरा जाता है। सरदार जी एक पंजाबी को ब्रिटेन पुलिस में देखकर खुश हो जाते हैं और फिर उनको पूरी बात पंजाबी भाषा में बताते हैं कि हमारे भारत की एक लड़की हर्षिता जो दिल्ली शहर से आई हुई है वो यहाँ अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन वो मिल नहीं रही है। उसके परिवार वाले भी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं मगर हर्षिता का कुछ पता नहीं चल रहा है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए नॉर्थहैम्पटनशायर पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और हर्षिता के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है। नॉर्थहैम्पटनशायर पुलिस हर्षिता को हर जगह तलाश कर रही थी, लेकिन ना उन्हें हर्षिता मिल रही थी और ना ही उसका पति पंकज मिल रहा था। साथ ही पुलिस उन दोनों की कॉल डिटेल और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर से भी सुराग तलाश करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी हर्षिता और उसके पति पंकज का कोई सुराग नहीं मिलता। पूछताछ करने पर कुछ लोगों ने बताया कि हर्षिता और पंकज को आखिरी बार एक झील के किनारे घूमते हुए देखा गया था। इसी तरह करते करते 24 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन फिर 14 नवंबर 2024 को नॉर्थहैम्पटनशायर पुलिस को अचानक किसी व्यक्ति ने सूचना दी कि ईस्ट लंदन में ब्रिस्बेन रोड पर इल्फर्ड इलाके में एक लावारिस कार खड़ी है। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिस जगह पर यह कार खड़ी थी वो रिहायशी इलाका था। आमतौर पर वहां कोई भी अपनी कार यूं पार्क नहीं करता था और यही वजह थी कि वहां पर रहने वाले लोगों को वो कार संदिग्ध लगी थी। खैर घटनास्थल पर पहुंचने के बाद पुलिस कार की तलाशी लेती है तो गाड़ी के अंदर से कुछ नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही पुलिस कार की डिक्की खोलती है तो उनके होश खराब हो जाते हैं। उस कार की डिग्गी में हर्षिता की लाश थी। जैसे ही कार में लाश मिलने की खबर उस इलाके में फैलती है तो सभी लोग सन्न रह जाते हैं। इसके बाद हर्षिता की लाश को पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। एक दिन बाद यानी 15 नवंबर को फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ जाती है, जिससे बिल्कुल साफ हो गया था कि मरने वाली लड़की हर्षिता बरेला ही है। लेकिन अभी भी उसके पति पंकज का कुछ अता पता नहीं था कि वो जिंदा है या फिर उसे भी हर्षिता की तरह ही कहीं और ठिकाने लगा दिया गया था। लेकिन अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि कातिल हर्षिता को उसके घर से 143 किलोमीटर दूर कार चलाकर उसे यहां क्यों लाया था। इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती है। वो लोग हर्षिता और उसके पति पंकज के बैकग्राउंड को खंगालते हैं। तभी पुलिस को उसके पति पंकज लांबा के बारे में कुछ ऐसी जानकारी मिलती है जिससे पुलिस को उस पर ही शक होने लगा था। लेकिन पंकज लांबा तो 12 नवंबर से ही गायब था। ना तो वो अपने घर पर था और ना ही उसका मोबाइल ऑन था। इसके बाद पुलिस हर्षिता और पंकज को लेकर उनके पड़ोसियों और जानकार लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इस दौरान पुलिस की एक टीम उस इलाके में लगे सभी सीसीटीवी कैमरा को खंगालना शुरू करती है। साथ ही हर्षिता और पंकज के कॉल रिकॉर्ड्स को भी निकलवाया जाता है। उसी दौरान सीसीटीवी कैमरा चेक करने वाली पुलिस टीम को शहर के अलग अलग इलाकों से कई ऐसे सीसीटीवी फुटेज मिलते हैं जिनमें पंकज नजर आ रहा था, और जिस इलाके में कार की डिक्की से हर्षिता की लाश मिली थी उस जगह पर भी एक कैमरे में पंकज ही नजर आया था। पुलिस के मुताबिक ये फोटो उस वक्त की है जब वो हर्षिता की लाश को कार में छोड़कर वहां से भाग रहा था। इसी तरह ये तस्वीरें उस समय की हैं जब वो शहर के अलग अलग हिस्सों से शहर के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो कार बरामद हो चुकी थी जिसकी डिक्की में हर्षिता की लाश थी
और जब कार के बारे में पता लगाया जाता है तो खुलासा होता है कि वो कार पंकज लांबा और हर्षिता की ही थी। इन तमाम सबूतों के बाद आखिरकार इस मामले को सॉल्व करने की जिम्मेदारी स्पेशल क्राइम यूनिट को सौंप दी जाती है, जिसमें करीब 60 डिटेक्टिव इस मामले की जांच पर लगाए जाते हैं। और फिर 17 नवंबर 2024 को स्पेशल क्राइम यूनिट के डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर जॉनी कैम्बल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो हर्षिता के कत्ल के मामले को सॉल्व करने का दावा करते हुए बताते हैं कि हर्षिता का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति पंकज लांबा ही है। इसके साथ ही डिटेक्टिव जॉनी कैम्बल ये भी बताते हैं कि हर्षिता का कत्ल करने के बाद पंकज लंदन से ही नहीं बल्कि इंग्लैंड से भी फरार हो चुका है, लेकिन उसे तलाश करने के लिए इंटरनेशनल सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। डिटेक्टिव जॉनी कैम्बल ने लोगों से भी रिक्वेस्ट की है कि अगर पंकज के बारे में कोई भी जानकारी किसी के पास हो तो वो पुलिस से जरूर शेयर करे, लेकिन इस तलाश का सबसे अहम पड़ाव भारत में ही है, क्योंकि पुलिस को और हर्षिता के परिवार वालों को शक है कि पंकज इंग्लैंड से भागकर भारत ही आया होगा। हर्षिता की बहन सोनिया का कहना है कि पंकज लांबा ने उनकी बहन को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। वो उसकी बहन को मारता पीटता था। हालांकि सोनिया ने कई बार अपनी बहन हर्षिता से बोला भी था कि तुम वापस घर आ जाओ। सोनिया ने आगे बताया कि पंकज की जॉब के बारे में भी उन्हें झूठ बताया गया था। असल में जब उन्होंने मैट्रिमोनियल साइट पर पंकज की प्रोफाइल देखी थी तो उसमें था कि पंकज लंदन में एक कंपनी में अच्छी खासी जॉब करता है, लेकिन बाद में जब हर्षिता उससे शादी करके वहां जाती है तो पता चलता है कि वो तो एक सिक्योरिटी गार्ड है। हर्षिता के परिवार ने इस चीज को भी एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन फिर पंकज हर्षिता को दहेज के लिए टॉर्चर करने लगा, उसे मारने पीटने लगा, तो हर्षिता उसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का मामला दर्ज करवाती है। अपना घर चलाने के लिए हर्षिता भी शादी के कुछ दिन बाद एक वेयर हाउस में काम करने लगती है, लेकिन पंकज हर्षिता के जॉब करने पर भी उससे चिढ़ता था। हालांकि उसकी जॉब के पैसे भी पंकज ही रख लेता था। सोनिया ने बताया कि पंकज और उसके परिवार वालों की दहेज की मांग के कारण उनके पिता को संपत्ति तक बेचनी पड़ी थी। उसने बताया कि पंकज के परिवार वालों ने हमारे घर आकर फिर से दहेज की मांग की थी, जिसके चलते उसके पिता को कुछ संपत्ति बेचनी पड़ी। सोनिया ने बताया कि फरवरी तक हम उनकी मांग को पूरी करने में जुटे हुए थे, लेकिन फिर भी पंकज ने उसकी बहन को कत्ल कर दिया। तो पहले जब उसको पीटा था तो सितंबर में उसके बुआ फूफा और उसकी माँ आई थी, तो तब भी पापा को बोल के गए थे कि हमें अब इतनी कसर कमी छोड़ दी तुम लोगों ने शादी में, तो अब पूरी करो। उनकी डिमांड थी पैसों से रिलेटेड, तो पापा ने फिर अभी प्रॉपर्टी भी थोड़ी बेची है। तो इस ड्यूरिंग टाइम लगता है प्रॉपर्टी बेचने का, ये नहीं होता रातों रात पेमेंट आ जाए। तो हम उनके डिमांड फुलफिल करने ही वाले थे अभी फरवरी तक। तो अब हर्षिता के परिवार वालों का कहना है कि पंकज ब्रिटेन से भागकर भारत पहुंच चुका है और वो यहीं कहीं पर छिपकर रह रहा है। उन्होंने ब्रिटेन और भारतीय पुलिस से रिक्वेस्ट की है कि पंकज को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। सोनिया ने बताया कि जब मैंने पंकज की मां से बात की तो उन्होंने ठंडे स्वर में जवाब दिया कि हमारा बेटा भी तो लापता है, जबकि आपकी बहन हर्षिता कम से कम वापस तो आ रही है। उनका ये रवैया भी शक पैदा करता है और कई सवाल खड़े करता है। खैर, हर्षिता बरेला का शव 3 दिसंबर को यानी उसकी मौत के 19 दिन बाद जब दिल्ली के साध नगर में उसके घर पर पहुंचा तो उसे देखते ही हर्षिता की मां फूट फूट कर रोने लगी। हर्षिता की बड़ी बहन सोनिया ने अपनी छोटी बहन का शव देखकर रोते हुए कहा कि वो बहुत मासूम और बच्चों जैसी थी, वो कभी किसी से लड़ाई नहीं करती थी। लेकिन इस शादी से पहले हर्षिता के परिवार को भी पंकज लांबा और उसके परिवार के बारे में थोड़ी जानकारी जुटानी चाहिए थी। उन्हें मैट्रिमोनियल के जरिए मिले व्यक्ति पर तुरंत ही भरोसा करने की बजाय उनके कैरेक्टर और उनके व्यवहार के बारे में जानकारी लेनी चाहिए थी। और सबसे बड़ी बात यह कि जब हर्षिता के परिवार को पता चल गया था कि पंकज उसके साथ मारपीट करता है, उसे दहेज के लिए टॉर्चर करता है, उन्हें यह भी पता था कि हर्षिता ने पंकज के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट भी दर्ज कराई थी। इतना सब होने के बाद भी उन्होंने हर्षिता को वहां से निकालने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो लोग उल्टा पंकज की दहेज वाली मांग को पूरा करने में लगे हुए थे। हालांकि हम सब जानते हैं दहेज के लोभियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग सारी जिंदगी दहेज के नाम पर लड़की को परेशान करते ही रहते हैं। और अक्सर देखा गया है रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर या तो लड़की खुद ही अपनी जान दे देती है या फिर डिमांड पूरी ना होने पर उसका पति ही उसे खत्म कर देता है। यही मासूम हर्षिता के साथ भी हुआ। बेचारी हर्षिता तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस घटना में उन लोगों के लिए एक सबक जरूर है जो लोग जल्दबाजी में बिना किसी जांच पड़ताल के ही अपने लड़के लड़कियों की शादी तय कर देते हैं। खैर, अभी पंकज की तलाश जारी है, लेकिन अभी तक वो हैवान पुलिस के हाथ नहीं आया है और जब तक पंकज पकड़ा नहीं जाता तब तक ये कहना मुश्किल है कि असल में हर्षिता का कत्ल क्यों किया गया है। हर्षिता का परिवार अभी अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहा है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है।
दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।